अच्छा, मैं आराम आराम से ही चल रहा हूँ, अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। और मुझे क्या करना है, तुम्हें ये भी बताना है कि हमारा लेवल क्या है। मुझे उन बच्चों का भी ख्याल रखना है जो पहली पहली बार जिन्होंने कहा है, वादा ले लिया है मेरे से कि सर बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना है। तो अब मैं तुम्हें लाइट के बारे में अब यहाँ से समझ लो, बिल्कुल ज़ीरो से पढ़ाना शुरू करता हूँ यहाँ से, ठीक है। लाइट के बारे में जो भी मैंने तुम्हें बातें बताई हैं ना, ये मैंने सिर्फ अपनी एक ओपनिंग स्पीच दी है। अगर तुम्हें समझ में आई तो भी अच्छी बात है, अगर तुम्हें समझ में नहीं आई हो कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ये फोटोन क्या है, सर समझ, कोई बात नहीं, क्योंकि अभी हम इन पे और चर्चा करेंगे, ठीक है। बट कहीं से शुरू करना भी तो जरूरी है ना। बट यहां से मैं बिल्कुल जीरो से शुरू करूंगा। जीरो मतलब कि इससे पहले कुछ है ही नहीं, ये मान के चल रहा हूं, ठीक है। ठीक है, चलो। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन क्या है। देखो, इसको समझने के लिए हमने क्या करा, कोई भी हमारे पास ये सरफेस है, कोई भी हमारे पास ये सतह है, सरफेस है, एकदम प्लेन, एकदम समतल है, ठीक है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, या देखो समझो मेरे पास एक गेंद है, मेरे पास एक बॉल है, रबड़ की है, जिससे हम लोग बचपन में खूब क्रिकेट खेले हैं। बॉल है, गेंद है। अब यार इस गेंद को, मेरे इधर सामने दीवार है, अब इस दीवार पे अगर इस गेंद को फेंक के मार दिया जाए तो क्या होगा। अगर इस गेंद को सामने दीवार पे फेंक के मार दिया जाए तो क्या होगा, बताओ। तो गेंद के साथ क्या होगा, गेंद सामने दीवार से टकराएगी, टकराकर वापस आएगी ना। गेंद सामने दीवार पे टकराएगी, टकराकर वापस आएगी ना। या गेंद दीवार के आर पार चली जाएगी, या गेंद दीवार के आर पार चली जाएगी, क्या होगा। हम सबको पता है कि जैसे दीवार है, रबड़ की गेंद है, तो गेंद दीवार से टकराकर वापस आने वाली है, आर पार नहीं जाने वाली। अरे यार, इस टकराकर वापस आने की घटना को क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बाउंसिंग बैक। इसे क्या कहते हैं, बाउंस करके वापस आ जाना। या फिर अगर हम इसे आसान शब्दों में बोले, साइंस वाली लैंग्वेज में बोले, तो हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं, परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन, परावर्तन सिर्फ गेंद के साथ नहीं हो रहा है, ये लाइट के साथ भी होगा। अगर सामने दीवार है और दीवार पे क्या गिराया जाए, लाइट को फेंका जाए, तो लाइट भी गेंद की तरह दीवार से टकराकर क्या करेगी, वापस आने वाली है। तो इस तरीके से टकराकर वापस आने की जो घटना है बेटा, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, उसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। बाउंसिंग बैक, टकराकर क्या करना, वापस आना। तो लाइट कभी भी किसी ऐसी वस्तु के ऊपर गिरती है जिसके वो आर पार ना जा पाए, तो उससे टकराकर क्या आएगी, वापस आएगी, रिफ्लेक्ट होती है। और इसी रिफ्लेक्शन की वजह से हम लोग देख पाते हैं, हम एक दूसरे को देख पाते हैं। लाइट अगर आर पार चली जाएगी किसी चीज के, तो कई बार जैसे शीशा होता है, शीशा कई बार इतना ट्रांसपेरेंट, इतना पारदर्शी होता है कि उससे सारा लाइट आर पार हो जाए, उससे लाइट टकराकर बिल्कुल वापस नहीं आए, तो बिल्कुल दिखता नहीं है कई बार। और मतलब कई बार आप उस शीशे में घुसते चले जाओगे। मैंने ऐसे शोरूम देखे हैं यहाँ दिल्ली में, इतने शानदार उन्होंने शीशा लगा रखा है, और पूरा गेट ना शीशे का बना होता है, उसमें बॉर्डर भी नहीं होता है, हैंडल भी नहीं है, तो बिल्कुल दिखेगा ही नहीं कि सामने शीशा लगा हुआ है। तुम चलते चले जाओगे और फिर वो अचानक से, अच्छा उसमें सेंसर लगा होता है, सेंसर लगा है कि जैसे ही उसके कोई पास आएगा अचानक से खुल जाएगा, तो खुलने लगता है ना, तब पता चलता है हे भगवान, यार मैं तो अभी टकरा जाता है इसमें। तो शीशा जिससे लाइट आर पार हो रही है, वहां रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, वहां परावर्तन नहीं हो रहा। परावर्तन का क्या मतलब है, लाइट जब पूरी किसी सरफेस से टकराए, टकरा कर वापस आए, तब हमारे को उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो चलो उसको पढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमारे काम की हैं। तो हमारे पास कोई भी ऐसी सतह है, दीवार समझ सकते हो, बट प्लेन होनी चाहिए, चिकनी होनी चाहिए, लाइट उसके आर पार नहीं जानी चाहिए। इसके ऊपर लाइट गिरती है अब आकर, सपोज इस बिंदु पर लाइट गिर रही है, तो जिस बिंदु पर लाइट आके गिरेगी उस बिंदु को क्या कहते हैं, वो इंपॉर्टेंट है बेटा। इस बिंदु को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। हिंदी में से बोलते हैं आपतन बिंदु, ठीक है। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। अब जो लाइट आ रही है, प्रकाश आ रही है, इसका नाम भी इंपॉर्टेंट है। इसका नाम बेटा क्या है, इसे कहते हैं इंसिडेंट रे।
इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे को बेटा हिंदी में क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे को बोलते हैं आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण, इंसिडेंट रे। अब दो बातें पता चल गई, ठीक है। जिस बिंदु पे लाइट टकराई है वहां पर क्या करेंगे? एक रेखा खींचेंगे, एक रेखा। और ये रेखा कैसी होनी चाहिए? जो हमारी वस्तु थी ना, वस्तु यानी कि जो दीवार थी या कोई भी चिकनी सतह थी, शीशा कह सकते हो या कोई प्लेट कह सकते हो, उस प्लेट के सतह के लंबवत होनी चाहिए, उस प्लेट की सतह के लंबवत होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तब इस रेखा को क्या कहा जाता है बेटा? तब हम इस रेखा को कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं इसे? हम इसे कहते हैं नॉर्मल। हिंदी में बोलते हैं इसे अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। फिर ये जो प्रकाश है, इंसिडेंट रे है, ये टकराकर सतह से ऐसे वापस जाएगा। तो जब ये टकराकर वापस जाता है तब इसका नाम होता है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे यानी कि परावर्तित किरण। ठीक है, तो आने वाली है उसका नाम होगा इंसिडेंट रे, जाने वाली है रिफ्लेक्टेड रे। इनको ध्यान रखेंगे कहीं, क्योंकि जब हमसे सवाल पूछेंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे, तो अगर तुम्हें रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे, आपतित किरण, परावर्तित किरण में फर्क नहीं पता तो हम फंस सकते हैं वहां पर। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है? इसमें बनेगा एंगल। यार एंगल बहुत जरूरी है, अभी क्वेश्चन पूछूंगा तुमसे, ठीक है? तो ध्यान से यहाँ पर देखेंगे। ये जो तुम्हारी वस्तु है ना, और ये तुम्हारी कौन सी है? आपतित किरण है, और ये है अभिलंब। तो अभिलंब और, ध्यान से, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल आई। और इस एंगल का नाम क्या है? इसका नाम है बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या नाम है इसका? एंगल ऑफ इंसिडेंस। हिंदी में बोले तो आपतन कोण। हिंदी में बोले तो क्या है ये? आपतन कोण कहते हैं। वहीं एक और एंगल बन रहा है यहां पर, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है आर। ठीक है, आर क्या है? इसका नाम लिखेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और हिंदी में क्या बोलेंगे? इसे बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण बोलते हैं। ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट बातें आ गई यहाँ पर। और फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो क्या हुआ? कोई प्लेट थी एकदम सीधी, एकदम प्लेन। इस प्लेट पे क्या होता है? आपतित किरण आके गिरती है, तो जिस बिंदु पे गिरेगी उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, उस बिंदु पे हम लोगों ने क्या करा? एक अभिलंब खींच लिया। अभिलंब क्या होता है? एक रेखा है, खुद से बनाई है हमने। जो भी हमारी वस्तु होती है उसके क्या होनी चाहिए? उसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है, उसके लंबवत होनी चाहिए, उसको हमने अभिलंब नाम दे दिया। फिर वो लाइट टकराकर परावर्तित हो जाएगी। तो जब टकराने के बाद वो प्रकाश क्या बन जाता है? उसे हम लोग परावर्तित किरण बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। इसमें कुछ एंगल बनेंगे, यहाँ पर कोण बनेगा पहला, जिसका नाम आई है। किसके बीच में है? ये आपकी आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है इसका नाम क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस है। इसी तरीके से आपका जो अभिलंब है और जो परावर्तित किरण है, इनके बीच में एक एंगल बन रहा है, इसका नाम क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, परावर्तन कोण है। ठीक है, ठीक है। अब ये तो रिफ्लेक्शन हो गया। इसमें ये सारी बातें जितनी बोर्ड पर लिखी हुई है सब हमारे काम की। हमें बस पता होना चाहिए कौन सी चीज क्या है, बस हमें ये पता होना चाहिए कौन सी चीज क्या है। अब इसमें क्या आता है आगे? इसका आता है नियम। अब आगे इसमें क्या आता है? नियम आता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्या है? परावर्तन के नियम आते हैं। परावर्तन के नियम बेटा दो हैं। परावर्तन का नियम बेटा कितने हैं? दो हैं। पहला वाला नियम क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो मैंने आई और आर बनाया था ना, ये हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या कह रहा हूं? ये हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी कि अगर जब ये प्रकाश इस सतह से आया, वस्तु से टकराया, और इसने कितना बनाया है इसको? मान लो 30 डिग्री का बनाया है। मान लो 30 डिग्री का बनाया है, तो 100% परावर्तन भी कितने का होगा? 30 का ही होगा। ऐसा कभी नहीं हो
इसमें कोई भी ऐसा अपवाद नहीं है, ठीक है, कोई भी अपवाद नहीं है कि कभी बदल जाए कि ये 30 का हो जाए, ये 35 का हो जाए, ऐसा कभी नहीं होने वाला। ये हमेशा एक दूसरे के बराबर ही होते हैं। इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन का पहला नियम, ठीक है, पहला नियम हो गया। दूसरा नियम बेटा क्या है? दूसरा नियम ये कहता है कि आपकी जो आपतित किरण है और तुम्हारी जो परावर्तित किरण है और तुम्हारा जो अभिलंब है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं का मतलब है सेम प्लेन में होते हैं। अब यार एक तल का मतलब क्या होता है? एक अपनी नोटबुक का एक पेपर निकाल लो, ठीक है, और उस पेपर में कोई भी चीज़ तुम लिख दो, तो उस पेपर के अंदर कोई भी चीज़ है तो उसे कहते हैं एक ही प्लेन में है, एक ही तल में है। पेपर एकदम स्ट्रेट है जब तक, ठीक है। तो तुम अगर क्या कर लोगे तो तुम कॉपी देखो, तो तुम्हारी कॉपी इतनी मोटी है, जैसे मेरे पास भी है यहाँ पर, ठीक है। अभी मेरे पास यहाँ पर ये बुक है, अपनी साइंस वाली बुक है, तो इसमें कोई भी पेज मैं खोल लूँ वो जब तक प्लेन है, तो याद रखना उस पर जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो उसी प्लेन की बातें हैं, उसी प्लेन में लिखी हुई हैं। अगर पेज चेंज कर दूंगा तो प्लेन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो प्लेन का मतलब और थोड़ा आसान शब्दों में समझाऊं तो जिसमें एक्स और वाई एक्सिस होता है ना, जैसे कि अब इस वाले प्लेन में क्या होगा, ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा, ठीक है। तो जिसको हम 2 डायमेंशन बोलते हैं, और ये वाली जो मोटाई है ये यहाँ से यहाँ आने पर क्या होता है, जेड एक्सिस होता है, यानी कि 3rd डायमेंशन। तो प्लेन का मतलब होता है कि आप उसके 2 डायमेंशंस की बात कर रहे हैं। तो कोई भी चीज़ यहाँ पर इस प्लेन में बनी हुई है तो हम कहेंगे कि एक ही तल में है, एक ही प्लेन में है। बोर्ड से बाहर आ जाऊंगा तो फिर प्लेन बदल जाता है, तल बदल जाता है। तो ये हमें याद रखना है, बाकी इस पे कुछ नहीं पूछते हैं। ये आपतित गलत लिखा हुआ है तो प्लीज मेंशन मत करना, आपतित लिखना चाहिए था, आपत्ति लिख दिया मैंने, ठीक है। तो आपतित किरण परावर्तित किरण, पता नहीं, ठीक है, परावर्तित किरण, अभिलंब, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं, ठीक है। बस ये था हमारा दूसरा नियम। अब रिफ्लेक्शन में इतनी ही बात थी, ठीक है, इतनी ही बात थी जो मैंने आपको यहाँ पर अभी तक कराई है। ये था हमारा रिफ्लेक्शन परावर्तन, ठीक है। अब सवाल तुम्हारे पास आने वाला है, ठीक है, अब सवाल तुम्हारे पास आने वाला है। सवाल बेटा ये है कि तुम मुझे ये बताओ कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, कि लाइट किसी भी वस्तु से टकराएगी, 100% रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, चाहे वो पारदर्शी शीशा ही क्यों ना हो, अगर तुम शीशे को देख नहीं पा रहे हो तो भी याद रखना, ठीक है, कि ऐसा तो संभव नहीं है कि सारी की सारी लाइट उससे आर पार हो जाए, ऐसा संभव नहीं है, कुछ हिस्सा तो पक्की बात उसका रिफ्लेक्ट होगा। तो रिफ्लेक्शन परावर्तन का यही मतलब होता है। अब मेरे से आपका एक सवाल है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन की वजह से हम अपनी जीवन में सबसे उपयोगी काम क्या कर रहे हैं? जो प्रकाश के परावर्तन की वजह से ही हो रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही हो रहा है, सबसे उपयोगी है हमारे लिए, वो क्या है? बताओ। बताओ। वेरी गुड संतोष, हेमंत, ऋतिक, मनीष, पवन, सभी लोगों ने एकदम सही आंसर दिया। अरे हम देख पा रहे हैं, जब लाइट शीशे के आर पार हो जाती है तो शीशा सही से नहीं दिखता। कोई भी वस्तु जिसे तुम देख पा रहे हो किसकी वजह से संभव हो पाया है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से संभव हो पाया है, प्रकाश के परावर्तन की वजह से ही तो संभव हो पाया है। कैसे हमें दिखाई देता है? जैसे कि ये ऊपर लगे हैं मेरे कमरे में ट्यूबलाइट से रोशनी निकलती है, वो रोशनी इस कमरे के अंदर हर वस्तु से टकराती है और टकराने के बाद क्या करती है? रिफ्लेक्शन होता है।
टकराकर वो वापस आती है, मेरी आंखों में जाती है। तो वो रोशनी उस वस्तु से टकराकर जब मेरी आंखों में जाती है, तब मेरी आंखों में उसका एक प्रतिबिंब बनता है, उसकी एक इमेज बनती है। अगर किसी वस्तु से रोशनी टकराकर आएगी ही नहीं, तो फिर मैं उसको देख नहीं पाऊंगा। तो देखने के लिए लाइट जरूरी है, और लाइट का रिफ्लेक्शन उस वस्तु के साथ होना बहुत जरूरी है, तब हम उसको क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ डेफिनेशन है, मैं डेफिनेशन अभी आपको बता दे रहा हूँ, लिखा नहीं रहा हूँ। लिखा इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि अब 1-2 दिन के बाद ही नोट्स आपके पास सब अपलोड हो जाएंगे। अभी आप समझते चल रहे हो, आपको समझ में आ रही हैं बातें, अच्छी बात है। 1-2 दिन में ही, अभी क्या है ना, अभी हम लोगों ने क्लास स्टार्ट करा है, तो 1-2 दिन में देखो तुम भी सेट हो जाओगे, सारे बच्चे जो हैं उन वो भी सब सेट हो जाएंगे, एक आध दिन में फाइल आपके पास आ जाएगी। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है, टकराकर क्या करता है, परावर्तित होता है, बाउंस बैक करता है, इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। हालांकि इसमें बात क्या है गौर करने वाली, कभी ऐसा नहीं होता, कभी ऐसा नहीं होता कि जितनी लाइट वस्तु से टकराई है उतनी वापस आ जाए। ये बात ध्यान रखने वाली है, गौर करने वाली है। यानी कि जो रिफ्लेक्शन होता है वो हमेशा कैसा होता है, पार्शियल होता है। कैसा होता है, पार्शियल रिफ्लेक्शन होता है, आंशिक परावर्तन होता है। अब ये पार्शियल रिफ्लेक्शन, आंशिक परावर्तन क्या होता है, मतलब ये है कि जब लाइट किसी वस्तु से टकराई, ठीक है, लाइट जब किसी वस्तु से टकराई और टकराकर जब वापस आ रही है, ठीक है, तो लाइट हो सकता है 90% ही वापस जाए, हो सकता है 80% ही वापस जाए, हो सकता है 50% ही वापस जाए, बट कुछ ना कुछ कम हो जाएगी। टकराएगी, टकराकर वापस जाएगी, तो पूरी पूरी वापस कभी नहीं जाएगी। अगर वो पूरी वापस चली जाए, ठीक है, यानी कि लाइट टकराकर कैसी हो जाए, पूरी 100% वापस चली जाए, तो बेटा उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं टोटल रिफ्लेक्शन। उसे क्या कहते हैं फिर, उसे कहते हैं बेटा टोटल रिफ्लेक्शन, या फिर आप उसे पूर्ण परावर्तन कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, पूर्ण परावर्तन कहेंगे, टोटल रिफ्लेक्शन कहेंगे। ठीक है, तो और किसी भी वस्तु से प्रकाश टकराता है तो हमेशा क्या होता है, पार्शियल रिफ्लेक्शन होता है। ये 100% वाला कब होगा, ठीक है, ये भी हम बाद में पढ़ेंगे। इसका एक ही उदाहरण है, बस एक ही केस है, बट वो केस अलग है, पूरा टॉपिक ही अलग है, तो उसको हम बिल्कुल अलग से ही पढ़ रहे होंगे। अभी उसमें ऐसी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है कि सर क्या होता है अभी बता दो, नहीं। तो तुम जब किसी भी प्रकाश किसी भी वस्तु से टकराए, किसी भी, पानी से, हवा से, कणों से, ठीक है, शीशे से, पत्थर से, तुमसे, मेरे से, पेड़ से, जानवर से, किसी भी चीज से टकराए, तो हमेशा कौन सा होता है, पार्शियल रिफ्लेक्शन होता है। टोटल रिफ्लेक्शन तब होता है जब प्रकाश 100% टकराकर रिफ्लेक्ट होता है, बट वो टोटल रिफ्लेक्शन थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, वो टॉपिक ही अलग है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल और है आप लोगों के लिए, वो भी देखेंगे। ये कोई एकदम प्लेन सरफेस है और इस प्लेन सरफेस से लाइट आती है और टकरा के जाती है, ऐसे आ रही है, जा रही है। ठीक है, इस तरीके से। और ओ एक सेकेंड, ये यहाँ नहीं बनाना है ऐसे, यहाँ तो मुझे टेढ़ा मेढ़ा बनाना है ऐसे करके कुछ। ठीक है, अब इससे लाइट आ रहा है, ऐसे जा रहा है, आ रहा है, ऐसे जा रहा है, आ रहा है, ऐसे जा रहा है, आ रहा है, ऐसे जा रहा है। ठीक है, ऐसे जा रहा है, तो ये लाइट कुछ ऐसे यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा सवाल है, सवाल आप साफ साफ देख रहे हो, ये एकदम कोई समतल सतह है और एक ऐसी है टेढ़ी मेढ़ी सरफेस है।
अब यहाँ पर सवाल ये है कि जो इसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इसमें कुछ मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, वो आपको बताने हैं कि सही कौन सा होगा। पहला है आई आर के बराबर होगा, या फिर आई आर से बड़ा होगा, या फिर आई आर से छोटा होगा, या फिर ऑप्शन नंबर 4। और ऑप्शन नंबर 4 क्या है कि आई आर से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। मतलब आई जो है आर से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ये सेम ऑप्शन यहाँ पर भी है, पहला वाला आई जो है आर के बराबर होगा और आई जो है आर से बड़ा होगा, या फिर आई जो है आर से छोटा होगा, या फिर जो आई है वो आर से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब हमें नहीं पता। ठीक है, तो एक आपके पास केस ये है, एक केस ये है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग एकदम नॉर्मल रिफ्लेक्शन कहते हैं और इसे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। डिफ्यूज का मतलब होता है जब खुरदुरी सतह हो, सर्फ, जैसे मेरा स्वेटर है तो स्वेटर एकदम प्लेन सरफेस तो नहीं है, प्लेन सतह तो नहीं है, तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन ये वाला हो रहा होगा। ठीक है, डिफ्यूज वाला हो रहा होगा। जबकि प्लेन सरफेस यानी कि जैसे शीशा होता है, एकदम प्लेट होती है चिकनी एकदम, वहां से रिफ्लेक्शन इस तरीके से होगा क्योंकि प्लेन सरफेस है, सतह है। तो प्लेन वाले सरफेस में क्या होती है, सारी लाइट जो पैरेलल है उसी तरीके से रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। तो यहाँ पर एक केस ये वाला है, तो उस वाले केस में क्या होगा, जिसमें आपका जो रिफ्लेक्शन है वो प्लेन सरफेस से हो रहा है, इसे कहते हैं डिफ्यूज, खुरदुरे सतह से डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है जब। ठीक है, तो इसमें केस क्या होगा, तो फर्स्ट वाला सेकंड वाले में आपको आंसर बताने हैं। मैं एक बार देख लूँ जरा, आई आर बराबर होगा और दूसरे वाले में फोर्थ बता रहे हैं, आई आर दोनों में होगा और दोनों में आई और आर इक्वल होंगे। ए प्लेन वन में आई आर होगा और बड़ा हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। एक और चार फर्स्ट का फर्स्ट और सेकंड का 4। ठीक है, ठीक है, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑप्शन ए दोनों में। चलो गुड। तो बहुत सारे बच्चों के मैं आंसर पढ़ रहा था, तो सभी लोगों ने अपने अपने अलग अलग आंसर दिए हैं और मैं सही आंसर भी यहाँ पे बता देता हूँ। भाई मैंने आपको बताया कि रिफ्लेक्शन का जो नियम है वो नियम ये कहता है कि आई आर के बराबर होगा। तो यहाँ पर तो क्लियरली सबको ही पता है, ये किसी ने भी नहीं बोला, सबने सही बोला है, आई आर के बराबर ही होता है। जो भी आपका आपतन कोण होगा वही आपका परावर्तन कोण भी यहाँ पर बनेगा। और इस वाले फिगर में कुछ लोगों ने इसमें अलग अलग आंसर दिए हैं, बट इस आंसर इसका यही वाला सही है। देखने से ऐसा लग रहा है कि अगर प्लेन सरफेस नहीं है, समतल सतह नहीं है, तो लाइट उससे टकराकर कुछ इस तरीके से आ तो सारी एक ही दिशा में रही थी, बट टकराने के बाद लाइट एक दिशा में जा नहीं रही है। आ सारी एक दिशा में रही थी बट टकराने के बाद एक दिशा में जा नहीं रही है। हालांकि ये फिर भी सही ही होगा, आई आर के यहाँ भी बराबर ही आने वाला है दोनों में। तो मैंने कहा ना, इसका कोई अपवाद नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई प्लेन सरफेस नहीं है तो वहां पर जो परावर्तन का नियम है वो तुम्हारे लिए बदल जाए। ठीक है, कि यहाँ पर तो सर कुछ भी हो सकता है, आई आर से छोटा भी हो सकता है या फिर बड़ा भी हो सकता है। नहीं बाबा, यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। तो देखने से जरूर हमें ऐसा लग रहा है, बट अगर हम इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखेंगे तो हमें पता चलेगा। जैसे कि मैं आपको ऐसे बनाकर दिखाता हूँ, जैसे कोई ऐसी सरफेस थी, तो उससे जब लाइट आके टकराकर ऐसे गई और इससे टकराकर ऐसे गई, तो जब तुम उस बिंदु को देखोगे ना और इस पे जब नॉर्मल बनाओगे, इस पे जब तुम अभिलंब बनाओगे, तो तुम्हारा अभिलंब कुछ इस तरीके से बनेगा, इस पर अभिलंब कुछ ऐसे बनेगा। तो वो जो अभिलंब होगा ना, वो भी जब आप बनाओगे तो पता चलेगा कि इससे बनने वाला आई और इससे बनने वाला आर, फिर इससे बनने वाला आई और इससे बनने वाला आर आपस में बराबर ही आ रहे हैं। क्योंकि वो जो अभिलंब तुम बनाने वाले हो वो तो उस पर निर्भर करता है ना, और वो अभिलंब बार बार यहाँ पर अलग अलग दिशा में बनेगा, इस वजह से आई आर बराबर ही रहते हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल। प्रकाश किरण समतल सतह, अरे यार, समतल सतह के साथ 35 डिग्री का कोण बनाती है। का कोण यानी कि कोण मतलब एंगल बनाती है। ठीक है,
कोण एंगल बनाती है, तब परावर्तन कोण कितना बनेगा। और आपतित और परावर्तित किरण के बीच में कोण कितना होगा। ठीक है, ये सवाल है। प्रकाश किरण किसी समतल सतह के ऊपर गिर रही है, उसके साथ कितना कोण बना रही है, 35 का कोण बना रही है, तब परावर्तन कोण कितना होगा, और आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में कोण कितना होगा, ये पूछ रहा है। हाँ, जो बच्चे ये कह रहे हैं सर क्या नोट करना है, क्या नोट नहीं करना है, मैंने बताया कि जो तुम साथ में लिख रहे हो तुम्हारी मर्जी, नोट कर सकते हो, बट मैं इन सभी बातों का तुम्हें पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन देख लिया ना, तो तुमने पढ़ लिया। इसमें दो बातें पूछी गई, एक तो ये पूछा गया कि भैया परावर्तन कोण कितना होगा, और दूसरी बात क्या पूछी गई, दूसरी बात इसमें इसने ये पूछ रहा है कि भैया आपतित और परावर्तित किरण के बीच में कोण कितना होगा, ये भी तो बताओ। अब जैसे कि कुछ लोगों ने सीधा सीधा बता दिया कि सर जो परावर्तन कोण है वो 35 डिग्री है, बट अब इन दोनों के बीच में कोण कितना बनेगा, ये भी तो लिखना है ना हमें आंसर। रिफ्लेक्शन एंगल राजेश शर्मा का 135 डिग्री आ रहा है, या 35 लिखना चाहते थे, एक गलत टाइप हो गया, ऐसा ही होगा। 135 कैसे हो जाएगा, है ना भाई। ठीक है, अब इसका आंसर देख लें, एक बार। ठीक है, मैं इसी को थोड़ा सा क्वेश्चन को ऊपर कर दे रहा हूं, ठीक है, ताकि मैं इसमें थोड़ा डायग्राम यहां पर बना सकूं छोटा सा। तो भाई ये रही हमारी ये क्या है, कोई भी समतल सतह है, हमारा कोई भी ये समतल सतह है, और इस समतल सतह पर प्रकाश आकर गिरता है यहाँ। ठीक है, तो जिस भी बिंदु पे प्रकाश आके गिरेगा उस बिंदु पे हमने क्या बना लिया, एक अभिलंब बना दिया। ठीक है, अभिलंब बना दिया, ये टकराकर ऐसे चला जाएगा। ठीक है, ऐसे आया और ऐसे टकराकर चला गया। अब तुम मुझे एक बार बताओ क्या कहा है सवाल में, सवाल ने कहा समतल सतह के साथ 35 डिग्री का प्रकाश का कोण समतल सतह के साथ है, यानी कि ये वाला कितना है, ये बेटा 35 डिग्री है। अब तुम मुझे एक बार बताओ कि जो आपतन कोण होता है क्या वो ये वाला होता भी है, अभी अभी तुम्हें पढ़ाया, क्या ये होता भी है। ये आपतन कोण क्या होता है, आपतन कोण होता है तुम्हारी आपतित किरण और अभिलंब के बीच का एंगल। हो गई गड़बड़, एक बच्चे ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ लिखा कोई अपवाद नहीं है, 35 डिग्री होगा। अपवाद तो नहीं है, मगर ठीक से एंगल पहचान तो लो। दरअसल जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ये वाला होता है, ये वाला किस किस के बीच में, आपके आपतित किरण और अभिलंब के बीच में। और ये एंगल आई पता है कितने का बनेगा, ये बनेगा बेटा 55 डिग्री का, ये 55 का बनेगा। इसीलिए जो परावर्तन कोण होगा वो भी कितना होगा, 55 डिग्री का ही होगा। यानी कि इसका जो सही आंसर है वो क्या है, वो जो परावर्तन कोण है वो कितने का आ रहा है, वो 55 का आ रहा है। और आपतित किरण और परावर्तित किरण बीच में कोण कितने का आ रहा है, तो दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आएगा 110 डिग्री। तो इसके आंसर क्या है, परावर्तन कोण 55 का था, और दोनों के बीच में जो दूरी है या दोनों के बीच में जो कोण है बेटा वो कितने का है, वो 110 डिग्री का है। ठीक है, तो कौन है जो 52.5 दे रहा है, ये तो अलग ही लेकर आया है कुछ। ठीक है, और फिर एक 52.5 का इसने क्या कर दिया, दुगना कर दिया 105। बेटा तुम तो दूसरी दुनिया में, तुम तो दूसरे ही प्लेन में हो, तुम्हारा तो तल ही अलग है। समझ में आई बात। तो
तो रिफ्लेक्शन पर इस तरीके से सवाल बनाकर दे देंगे, तो रिफ्लेक्शन को भी हल्के में मत ले लेना। जिनको क्लियर है, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, उनके लिए तो देखो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा आज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, जिसकी वजह से हम एक दूसरी चीज को देख पाते हैं। तो देख पाना तो चलो अच्छी बात है, हमें पता है कि रिफ्लेक्शन की वजह से हम देख पाते हैं। ये थे रिफ्लेक्शन की कुछ बेसिक बातें, कि लाइट जब किसी सरफेस से गिरती है तो वो गिरने के बाद क्या करती है, रिफ्लेक्ट होती है, तब वहां पर एक आपतन कोण और परावर्तन कोण बनते हैं जो एक दूसरे के बराबर होते हैं। बट ये कोण बनेंगे कैसे, तो जिस भी सरफेस पे गिरेगा, चाहे वो प्लेन हो चाहे वो टेढ़ा मेढ़ा तिरछा हो, जिस भी बिंदु पे गिरेगा उस बिंदु पर हम क्या करते हैं, एक आपतन कोण बना लेते हैं। अब तुम इसलिए परेशान मत होना कि सर जैसे ये बोतल है और बोतल का ढक्कन यहाँ पर गोल है, अब लाइट यहाँ इस ढक्कन पे गिरेगी तो सर इस पे यहाँ पर हमें सर यहाँ पर हम अभिलंब कैसे बनाएं, ये तुम्हारा काम भी नहीं है, हमें बनाना भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को मत दिमाग में लेकर आना, ठीक है, वो हमारा काम नहीं है, वो इतना हमने नहीं पढ़ना है। हमने पढ़ना उतना है यार जितना हमारे एग्जाम में हमारे को चीज़ें सॉल्व हो जाए। फिजिक्स अगर तुम्हें इस तरीके से फिजिक्स पढ़नी है जैसे मैंने अभी उदाहरण दे दिया, तो हम ना 11th-12th में जो फिजिक्स पढ़ते हैं वो फिर हमें डिटेल में लेकर जाता है आगे। बट अभी हमें 11th-12th नहीं छेड़ना है, 11th-12th का